गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज हम जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली स्लाइड है हमारी, पहला क्वेश्चन हमारे सामने वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनमें से कौन से वो पार्ट हैं जहां से सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको ये बताना है कि इन चारों पॉइंट्स में से वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है या कौन सा एक्ट है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा हिस्सा या मैक्सिमम पार्ट लिया गया है। तो इसका सही आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इस एक्ट का 50% से अधिक पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे आते रहते हैं क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में। तो पहला इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन, वो कह रहा है क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की इंडिया में वो कौन सा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने लाया था इंडिया में जिसमें कम्युनल इलेक्टोरेट पहली बार डिक्लेयर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये जो एक्ट था जिसको आप लोग मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में मुस्लिम्स के लिए अलग एक इलेक्टोरेट सिस्टम डेवलप कर दिया था, जिसमें मुस्लिम्स के लिए ये व्यवस्था बना दी गई थी कि कुछ ऐसे इलेक्टोरल एरिया होंगे, पार्ट होंगे इंडिया में जहां पर केवल मुस्लिम ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उन्हें केवल मुस्लिम्स ही वोट डालेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश बाय द विच एक्ट। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 एंड डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एक्ट था ब्रिटिशर्स का ने जो लाया था इंडिया में, जिसके थ्रू इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली थी। आप सभी को पता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में फॉर्म होती है, उसको इंडिया में ट्रेड करने का, बिजनेस करने का मोनोपोली, एकाधिकार मिल जाता है और ये कंपनी काफी लंबे समय तक एकाधिकार रखती है, मतलब मोनोपोली, केवल वही बिजनेस कर सकते थे इंडिया में। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, ये जब बहुत लंबा समय बीत जाता है तो ब्रिटेन के जो अलग कंपनीज थी, मतलब ब्रिटेन में इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, उन कंपनियों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिमांड की कि हमें भी इंडिया में ट्रेड करने के राइट्स मिलने चाहिए और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मोनोपोली के राइट्स कम कर दिए जाने चाहिए। और इन डिमांड्स को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813, ध्यान रखेंगे कब, तो 1813 में चार्टर एक्ट लाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्टर एक्ट 1813। और इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में ट्रेड करने का मोनोपोली को छीन लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अधिकार, दो राइट्स बचे थे। एक है उसमें क्या, टी का बिजनेस, चाय का बिजनेस अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया गया, ये बाद में छीना जाता है, बाद में उससे लिया जाता है। और दूसरा चाइना के साथ, तो टी और चाइना या चीन के साथ जो बिजनेस का राइट था अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और चाय या टी का बिजनेस करने का राइट ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इस एक्ट के बाद बना रहा। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स पर मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की चार्टर एक्ट 1813 में समाप्त कर दी गई। और ये टी और चाइना के साथ ट्रेड करने का मोनोपोली राइट बना रहा, उसको भी ध्यान रखेंगे यहीं पर कि जो चार्टर एक्ट 1833 आता है उसमें इस राइट को भी खत्म कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे प्रश्न आते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय विच एक्ट। यहां पर आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए द शिमला कॉन्फ्रेंस, बी ऑप्शन है द क्रिप्स प्रपोजल, सी ऑप्शन है द कैबिनेट मिशन प्लान और डी ऑप्शन है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय, मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान 1947 में दो कंट्री बने, तो इनको किस ने बनाया या किस एक्ट के थ्रू इनको बनाया गया या कौन सा प्लान था जिसके थ्रू इनको दो अलग अलग स्टेट्स या कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कब आया ये एक्ट? तो आपको याद रखना होगा कि ये एक्ट लाया गया 1947 में। इस एक्ट का नाम क्या है? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस एक्ट के थ्रू उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके टाइम पीरियड में ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट के थ्रू ही इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, दो अलग कंट्रीज के फॉर्म में डिक्लेयर किया गया। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय। कौन सा वो एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को इंडिया में रेगुलेट करना शुरू किया? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन है द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, थर्ड ऑप्शन है द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड डी ऑप्शन है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये इनमें से वो कौन सा एक्ट था या कौन सा वो चार्टर था जिसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस या ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश की पहली बार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसके थ्रू ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को इंडिया में पहली बार रेगुलेट किया गया, कंट्रोल किया गया। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपको ये नाम याद रखना होगा। ये नाम जिनमें मॉन्टेग्यू जो थे वो क्या थे? इंडियन सेक्रेटरी थे, इन बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। तो मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी, इंडियन सेक्रेटरी जो कि ब्रिटेन में रहते थे, और चेम्सफोर्ड इंडिया में ये क्या थे? उस समय के वायसराय। तो इंडियन सेक्रेटरी और इंडियन वायसराय कब थे ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये दोनों थे कब? 1919 में। तो आपके सामने मैंने बताया 1919 में ये दोनों अपने अपने टाइम पे थे। तो चार ऑप्शन है, क्वेश्चन ये पूछा है कि द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ। तो ए ऑप्शन है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फोर्थ ऑप्शन है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों का ही टाइम पीरियड क्या है? 1919। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इस एक्ट को, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से वो कौन सा एक्ट है जिसको चार्टर ऑफ स्लेवरी मतलब गुलामी का चार्टर कहा है। तो ऑप्शन है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो याद क्या रखना है आपको कि चार्टर ऑफ स्लेवरी और किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में जो अलग अलग एक्ट्स लाए गए थे, उन एक्ट्स में से किस एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी का नाम दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपके लिए क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 50% से अधिक पार्ट एडॉप्ट किया गया है, उसको उस समय उसकी जवाहरलाल नेहरू ने आलोचना की, बुराई की और उन्होंने उसको क्या नाम दिया? चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो ध्यान रखेंगे चार्टर ऑफ स्लेवरी कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो कौन सा साल था जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है 1947, बी है 1948, सी है 1950 और डी है 1952। तो आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, रेडी हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको लागू किया गया था कब? 1950 में। तो वो डेट है आपकी क्या? 26 जैन। तो 26 जनवरी 1950 का वो डेट है जिसमें हमने या हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इस दिन लागू हो जाता है पूरे कंट्री में क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कि जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था ये? तो आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ये मिशन भेजा था 1946 में, और इस मिशन के कहने पर ही इंडिया में आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन कब फॉर्म हुआ, कब आया इंडिया? तो 1946 में। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि इस कैबिनेट मिशन में कौन सा वो पर्सन था जो इसका मेंबर नहीं था। तो ये जो मिशन था, ये कैबिनेट मिशन, ये 3 मेंबर का मिशन था, इसमें 3 लोग सदस्य थे। कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है जॉन साइमन, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। वो है पहला पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा है स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इस मिशन के मेंबर्स थे। जॉन साइमन जो है इस मिशन के मेंबर नहीं थे। आप सभी को पता होगा कि जॉन साइमन 1927 में जो साइमन मिशन इंडिया आया था उस मिशन के हेड थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। बाकी पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तीनों ही कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। कैबिनेट मिशन क्यों नाम था, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये जो मिशन आया था इसके जो तीनों मेंबर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों मेंबर्स ब्रिटिश कैबिनेट यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो कैबिनेट थी उसके मेंबर थे, इसलिए इस मिशन को क्या नाम दिया गया? कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946 में। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल एसेंट ऑन। जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस बिल था, भारत को आज़ाद करने का, फ्रीडम देने का जो बिल था, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या वहाँ के रॉयल जो कम्युनिटी है उसने कब इसको अडॉप्ट किया? वहाँ के जो रॉयल लोग हैं, जो वहाँ के किंग हैं, उन्होंने, क्राउन ने कब एक्सेप्ट किया था? ब्रिटिश क्राउन ने कब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बिल को एक्सेप्ट किया? उस डेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है जुलाई 18, 1947, बी है जुलाई 19, 1947, सी ऑप्शन है जुलाई 20, 1947 एंड डी ऑप्शन है जुलाई 21, 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जुलाई 18, 1947। तो जुलाई 18, 1947 वो डेट है जब ब्रिटिश रॉयल जो क्राउन है उसने इस इंडिपेंडेंस को क्या दिया? एसेंट दिया, मतलब अपनी सहमति दी। इंडिया को इंडिपेंडेंस को एसेंट यानी कि सहमति कब दी ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने? तो वो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या ब्रिटिश क्राउन ने एसेंट दी, तो वो है जुलाई 18, 1947। तो ये जो देखा हमने अभी यहाँ पर 10 क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चन से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे आप पीएससी दें, चाहे वो कोई दूसरे टाइप का स्टेट वैकेंसी आप भर रहे हो, उन सभी में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तो इन पे ध्यान रखिएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।